हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव जितने भी एनसीईआरटी बुक में था उसका जो है देखे थे, और आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर देखेंगे। ये वीडियो बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, साथ साथ बिहार बोर्ड जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है यह पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है, यानी इसका जो है फिर से जो है पूर्ति किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तटरेखा में कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? कहता है तटरेखा में कितने किमी क्षेत्र सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं? तो उसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 200 किलोमीटर तक का जो है दूरी होता है तट से, तो वो जो है सीमा क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा संसाधनों के और नियोजित विदोहन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी संसाधनों के और नियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है, समुद्री सीमा में राजनीतिक सीमा में कितना किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री सीमा जो है तो कितना किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 19.2 किलोमीटर तक का दूरी जो है राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी अधिक सिंचाई करने से क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का जो उत्पादक क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है, और भूमि का क्वालिटी क्या होता है? कम हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उत्तराखंड राज्य में जो सोपानी कृषि प्रचलित है। आगे देखते हैं, अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थलीय यानी मरुस्थलीय मतलब क्या था? बालू वाला मृदा। तो बालू वाला मृदा जो है सबसे अधिक जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा, ख। अगला सवाल देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होता है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। इसी का जो है इसी को क्या बोलते हैं? कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्या कि इस मृदा में जो कपास का खेती जो है सबसे अधिक किया जाता है, यानी कपास की खेती के लिए जो कौन सा मृदा उपयुक्त माना जाता है? ये रेगुर मृदा, जिसका नाम है काली मृदा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी वृहद यानी बड़े पैमाने में जो है जल की उपस्थिति के कारण ही जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसको पृथ्वी को जो है नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कुल यानी दुनिया में जितने भी जल है उसका कुल कितना प्रतिशत भाग जो महासागर में निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 96.5% यानी जल जो है महासागरों में समाया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणी जो है हम लोग हैं उसके शरीर में जो है कितना प्रतिशत जो है जल का मात्रा निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 65% जल जो है प्राणियों के शरीर में निहित होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस प्रकार का संकेतन बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन यानी जल का जो है उपयोग सबसे ज़्यादा करने से किसका जो है संकेतन बढ़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार था? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 19.27% वन में जो भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार था। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन का विस्तार कितना जो है भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में जो भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 7% क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का जो कितना प्रतिशत वन है? कहता है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिले जो हैं देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 60.11% जो है क्षेत्र में जो है वन का विस्तार। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से जो किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, वन संरक्षण वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कहता है वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में जो वर्गीकृत किया गया, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 3 वर्गों में। अगला सवाल है, 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है कृषि में परिवर्तित हुआ है। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कहता है एक एनजीओ के अनुसार जो है वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 4 अरब हेक्टेयर भूमि में जो है वन का विस्तार था। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में जो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है केवल भारत में गंगा नदी में पाया जाता है। कौन सा नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस होता है। अगला सवाल देखते हैं, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक विस्तार है ये है सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ख का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग जो किसके उपचार में किया जाता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो है भारत से था। भारत का जो है यानी जो डॉक्टर है, वैद्य है, कहाँ से संबंधित था? ये भारत से था। क्या नाम था उसका? चरक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितना प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से जो है कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मैग्नीज। लौह युक्त खनिज क्या होता है? जिसमें कुछ न कुछ जो है लोहा का अंश पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लौह युक्त खनिज बोलते हैं। तो मैग्नीज में जो है कुछ न कुछ लोहा का अंश पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? अधात्विक खनिज जो धातु नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। वह अधात्विक खनिज है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अधात्विक खनिज? तो ग्रेफाइट जो है अधात्विक खनिज है, लेकिन इसमें जो है
क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है। ये अधातु होते हुए भी जो है विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद स्वरूप है अधातु। तो अधातु खनिज का उदाहरण निम्न से कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन खनिज को जो है उद्योग का जननी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न कौन जो है अयस्क, लो अयस्क है। इनमें से जो है 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन लो अयस्क है। लो अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमेटाइट जो है लोहा का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी निम्नलिखित में से जो भारत का सबसे अधिक जो है लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कर्नाटक। कर्नाटक जो है सबसे अधिक जो है लोहा का उत्पादन करता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 20%। अगला सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब तृतीय। यानी भारत का जो स्थान विश्व में जो है तीसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में जो है कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है किस खनिज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन जो है उड़ीसा में सबसे अधिक किया जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट का जो है आवश्यकता पड़ती है। यानी एल्युमिनियम का एस क्या है, बॉक्साइट है। अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, 125 करोड़ टन जो है देश में तांबा का कुल भंडार है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड मिला के जो है देश का कितना प्रतिशत जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर गो, 80% जो है अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड से मिला के होता है। अगला सवाल देखते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है ये है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर को, असम में जो है खनिज तेल का भंडार है। अगला सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। यानी सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो अनवीकरणीय है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यह है पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण। अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह के जो कोयला है उसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, झारखंड। झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला का जो है उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार ये है एंथ्रासाइट कोयला। यानी सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। कोयले का जो है कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये 4 प्रकार का जो कोयला होता है उसमें जो है सबसे अधिक हाई क्वालिटी का कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। अगला सवाल देखते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग,
खनिज तेल के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो कहाँ पर स्थापित किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, डिगबोई में। अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पेट्रोलियम के साथ में। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सतलज नदी पर जो है भाखरा नंगल परियोजना बनाया गया। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? ये है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइनिंग करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे वीडियो के जो है अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जो लिंक दिया गया है वो लिंक पे क्लिक करके जो है डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से जो है फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, निम्नलिखित में से जो है कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन है? ये है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तो ये है तारापुर है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। तारापुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये है। और इसका जो स्थापना सबसे पहले किया गया था, सबसे पहला जो परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर है, और सबसे बड़ा भी है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का सबसे अधिक विकास की संभावना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जो है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सबसे अधिक अच्छा जो है अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, दोस्तों ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एकदम काउंटिंग जो है सही है, ठीक है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। इन्हें उद्योगों की स्थापना के लिए जो है कारक कौन नहीं है? जनसंख्या जो है ये मायने नहीं रखता, लेकिन बाजार, पूंजी और ऊर्जा ये सभी जो है उद्योगों की अवस्थिति यानी स्थापना के लिए जो है जरूरी है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले जो है लोहा इस्पात कंपनी का स्थापना किया था, ये कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये था टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? टिस्को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि कहता है पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण क्या था? मुंबई एक पत्तन था और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित था और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, यानी उपयुक्त सभी कारण के कारण जो है मुंबई में जो है सूती मिल का जो है स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, जूट उद्योग तो है, लेकिन ये सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कौन सा है निम्नलिखित में से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, कोलकाता मेदिनीपुर। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है, अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, एन्नोरपत्तन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोरपत्तन जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर घ का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 7। अगला सवाल है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 80% जो है क्षेत्र में जो है खेती की जाती है। कहाँ पे? बिहार में। अगला सवाल है राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? कहता है बिहार राज्य के जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 80% जनसंख्या जो है कृषि पर लगी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ रोहतास। रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? बिहार की जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी गिरावट हो रही। पहले जितना बिहार में जो है जूट का उत्पादन होता था, अब जो है बिहार में उतना जूट का उत्पादन नहीं हो रहा। अगला सवाल देखते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ गंगा का देरा जो है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर घ का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? कहता है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाल्मीकि नगर में। अगला सवाल है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रोहतास जिले में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? कहता है बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 6374 किमी में। अगला सवाल है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। कहता है निम्नलिखित में से बिहार में जो है खनिज तेल कहाँ मिलने की संभावनाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ गंगा के द्रोणी में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पायराइट खनिज है, यानी पायराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अधात्विक खनिज है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बिहार के सोना अस्त से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। कहता है बिहार के सोना अस्त से जो है 1 टन में जो है कितना सोना प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 0.1 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम तक होता प्राप्त। अगला सवाल देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये है मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजना की जो है संख्या कितनी है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये 10 है। अगला सवाल है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 44.20 मेगावाट। अगला सवाल है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है? बिहार के किस शहर में जो है कांच उद्योग का स्थापना किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हाजीपुर जिला में। बिहार के हाजीपुर जिला में जो है कांच उद्योग का स्थापना किया गया है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में सिगरेट का कारखाना जो है ये मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जो है कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जमालपुर में स्थित है। अगला सवाल है खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बरौनी में। अगला सवाल देखते हैं किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो कालीन जो है ये दाऊद नगर में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पूर्णिया जिला में। बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार का जो पहली रेल लाइन क्या था नाम उसका? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला सवाल को देखते हैं पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राज्य संख्या कितना है? ग्रांड ट्रंक जो है रोड है जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था उसका राजमार्ग संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये NH क्या है? 2 है। अगला सवाल देखते हैं बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है वो 1860 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार राज्य की सीमा जो है उसमें रेल मार्ग की जो कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 6283 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है ये है राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल जो है किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बांका जिले में। अगला सवाल देखते हैं राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर अवस्थित है? कहता है राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, महेंद्रू घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1991 से 2001 के बीच के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कहता है 2091 से लेकर 2001 के दौरान बिहार की सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 28.63%। 28.63%। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 89.5%। अगला सवाल 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? कहता है बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार जो है 1 किलोमीटर क्षेत्र में जो है कितना व्यक्ति निवास करता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है ये है पटना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। कहता है अनियोजित बिहार में जो है अविभाजित बिहार में एकमात्र जो है कौन सा नियोजित नगर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये है टाटा नगर। ये टाटा नगर अभी कहाँ चले गया है? ये झारखंड में चले गया है।
विभाजन के बाद जो ये टाटानगर झारखंड के हिस्से में चले गया। अगला सवाल देखते हैं, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जो है नगरीय आबादी कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 10.5%। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? यह है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ये पटना बिहार की जो है राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हैस्यूर विधि का निर्माण जो है ये किया था लेहमान ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्वतीय छायाग्रहण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से पड़ने की कल्पना की गई है? कहता है पर्वतीय छायाग्रहण विधि में जो भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उत्तर पश्चिम दिशा से। अगला सवाल है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हैस्यूर विधि कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, तल चेन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चेन की सहायता से किसी विशेष स्थान की जो मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ये कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो स्तर रंजन विधि में जो है मानचित्र पर नीले रंग से जो है ये जल भाग को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से जो है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये आतंकवाद जो है ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कौन सा आपदा है? मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से जो है कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आने से जो है क्या कहलाता है? वो सुनामी कहा जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी कारण। कौन कौन कारण? जल की अधिकता के कारण भी बाढ़ आता है, अधिक वर्षा होने के कारण भी बाढ़ आता है, और नदी के तली में जो अवसाद जम जाता है उससे क्या होता है? नदी की गहराई कम होता है, तो थोड़ा बहुत बाढ़ वर्षा जो होता है उससे क्या होता है? नदी का जल स्तर में जो है वृद्धि हो जाता है, तो इस कारण से जो है बाढ़ का जो है स्थिति उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो उत्तरी भाग है जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, क्योंकि बिहार में जो है उत्तरी भाग में जो है प्रति वर्ष बाढ़ आता ही रहता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है नदी कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये है गोसाई धाम है। कहाँ पे है? गोसाई धाम में, गोसाई धाम में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है ये धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? ये है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा के जल को जो है संग्रह करना एक सूखा का एक मुख्य उपाय है। अगला सवाल है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को जो सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये सब 26 दिसंबर 2004 को जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पी तरंग कहता है। यानी भूकंप की तरंग के 3 प्रकार का होता है। एक होता है पी तरंग होता है, एक होता है एस तरंग होता है, एक एल तरंग होता है। तो सबसे पहला तरंग जो पृथ्वी पे आता है इसको क्या होता है? पी तरंग होता है। उसके बाद क्या सेकेंडरी तरंग होता है? ये होता है लेन यानी एल तरंग होता है। तो भूकंप की तरंग कितना प्रकार का होता है? 3 तरंग का होता है। सबसे पहली बार जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग को जो है पी तरंग का होता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है? भूकंप केंद्र जो है जहाँ पे भूकंप का उत्पत्ति हुआ उसके नीचे जस्ट उसके ऊपर वाला भाग को क्या कहता है? ये अधिक केंद्र कहता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, भगवान भरोसे बैठे रहना। यानी भगवान भरोसे बैठे रहने से जो कुछ नहीं होगा उसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय पर जो है ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे जो है दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरा का जो मदद लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आग से जले हुए स्थान पर जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद उसको अस्पताल जो है लेके जाना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार जो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला सवाल है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ये अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है ये समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाए। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पूरे यानी क्लास 10 का जो है ज्योग्राफी के साथ साथ जो आपदा प्रबंधन है उसका भी जो टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लिए हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे हम लोग जो है इसी तरह का जो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले साथियों के साथ साथ जो बिहार बोर्ड 2025 का तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हो और मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।